नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1977 से आप चुनाव लड़वा रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में हैं। 2021 में आज हम खड़े हैं, कोरोना का यह वक्त है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। 4 राज्यों में लगभग चुनाव संपूर्ण हो चुका है, 1 राज्य में बचा है। आप अपनी चुनावी जर्नी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जैसे आपने कहा कि 1977 से मैं चुनाव को देख रहा हूं, 1977 से, तो 1977 से लेकर के 2021 तक में इलेक्शन के प्रोसेसेस, इलेक्शन के तरीके और इलेक्शन की जो सिस्टम्स में फ्लॉज थे, उन फ्लॉज को कवर करता हुआ इलेक्शन कमीशन ने यहां तक की यात्रा की है। सबसे हाई वोल्टेज इलेक्शन अगर हम कहें तो वो बंगाल में हो रहा है। ममता दीदी तो कहती है कि ये भाजपा के लोग आ रहे हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस को भेज रहे हैं, यहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसा माहौल बनाया रखा है। भारतीय जनता पार्टी जी हर चुनाव को उतने ही महत्व से लड़ती है। वह बंगाल का चुनाव हो, वो केरल का चुनाव हो, वो तमिलनाडु का चुनाव हो, वो पुडुचेरी का चुनाव हो, वो असम का चुनाव हो, या फिर वो ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो। इसलिए हमारी तरफ से नहीं है। हां, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव को ममता जी ने जिस तरीके से उसको हाइप देने की कोशिश की है, इसलिए वो ज्यादा प्रचार में आ गया, प्रसारित हो गया है और लोगों को लगता था कि बंगाल जैसे टीएमसी का बैस्टियन है, वो आज सबको दिख रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लहर स्पष्ट रूप में देखने को मिल रही है। जब हम बात करें तो चौथा चरण समाप्त हो चुका है। बंगाल में हिंसा इस चरण में भी हुई है, कूच बिहार में आज हिंसा हुई है। वहां पर टीएमसी का आरोप है कि अभी कुछ देर पहले ही डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि हाथों में खून लग गया है लोगों के, कैसे बच पाएंगे वो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज शीतलकुची में हुआ है, जी कूच बिहार में, वह बताता है टीएमसी का बौखलाहट। उन्होंने चुनाव को हारना कंसीड कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। वो मान चुके हैं कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आई है। आज सुबेरे 7:30 बजे, जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, 7:30 बजे आनंद बर्मन नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाइन में लगे हुए गोली लगी और वो मारा गया। उसके बाद टीएमसी के लोगों ने इकट्ठा होकर के क्विक रिस्पांस टीम के अस्त्र को छीनने का प्रयास हुआ जी। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि शीतलकुची में ही ममता जी का वक्तव्य है कि सीआरपीएफ को घेरो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेरो। वो उनका आरोप है कि सीआरपीएफ ज्यादती कर रही है, उनके वोटरों को रोक रही है, जो उनका वर्जन है ममता बनर्जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ये सब लोग होते हैं। और ये इसका तो आरोप है कि ये सब लोग केंद्र सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां मौजूद हैं। देखिए, ममता जी सच्चाई को बीजेपी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। अभी जी, ममता जी सच्चाई को कबूल करने में वो नहीं कर रही हैं कबूल जी। सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने उनको इस बार घर बैठाने का और उनको चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है और इसलिए उनको सब कुछ ही डार्क दिख रहा है, सब कुछ ही उनको अपने विरोध में दिख रहा है। आखिर डेमोक्रेसी, आखिर प्रजातंत्र, ये इतना भारत का जो माना गया प्रजातंत्र है और जो सिस्टम है, आप चुनाव जीत लेते हो तो चैंपियन, तो शहंशाह, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम, सीआरपीएफ। अब मैं चर्चा नहीं करना चाहता आज के दिन में, यही वेस्ट बंगाल था ना जहां अपने हजारों लोगों को पंचायत का चुनाव का नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिया है। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी, और बहुत लोग उसके बावजूद भी नहीं भर पाए। वन साइडेड इलेक्शन हो गया। इसको वो प्रजातंत्र कहती हैं। प्रजातंत्र तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चुनाव को कराएगा और करा रहा है, वो एक, और आपके पास ऑब्जर्वर्स है, सब कुछ है, आप हर एक बात को कह सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट ने कहा, मैंने डायरेक्ट का स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन खून लग गया है, ये आप ही ने लगाया है। आप ही के कार्यकर्ता अब आप इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ही उनको उकसा रहे हैं। पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में भी कहा, उन्होंने बोला कि ये मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं, लेकिन ये बीजेपी वाली सीआरपीएफ बन गई है।
क्या आपको लगता है फोर्सेस के लिए जो बात कही गई? बंगाल के नेताओं ने बंगाल को लंबे समय तक भरगला करके रखा, उसका यह नतीजा है। और ममता जी अभी भी पीछे नहीं हट रही है। फैक्ट रिमेन्स द स्टोरी इज डिफरेंट। और इसी तरीके से बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश होती रही। ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। लेकिन दूसरी तरफ से वर्जन आता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी जो है, आप लोग यूपी से, बिहार से तमाम लोगों को लेकर आए हैं। जो ममता बनर्जी कहती है, मैं तो उनको कोट करता हूं कि बीजेपी यूपी बिहार से गुंडों को लेकर आ गई है यहां पर और चुनाव लड़वा रही है। ऐसा है, ये मैं फिर बताता हूं, ममता जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, जिसको आप लोगों ने भी बहुत कवरेज दी है जी। मतलब आपका वर्कर हो तो वो कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता हो तो वो गुंडा। ये टर्मिनोलॉजी कहां से सीखी है? और दूसरी बात, बंगाल का चुनाव में वोट बाहर का आदमी दे रहा है या बंगाल का आदमी दे रहा है? बंगाल का एमएलए बन रहा है या बाहर का आदमी एमएलए बन रहा है? ये किस तरीके के हम नैरेटिव से तय करने वाले हैं? और मैं फिर बता दूं, ममता जी की एक एक नैरेटिव को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, वो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की की बात कर रही है। इसकी वजह से आप लोगों को भी मेहनत या फिर कहीं तो जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला कि भूमिपुत्र ही बनेगा इंटरव्यू। आप लोगों को भी इंफेसाइज करके बोलना पड़ रहा है कि एक बंगाली मुख्यमंत्री होगा, हम बाहर से किसी को नहीं लेके आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी? हम इलेक्शन में मेहनत हमेशा करते हैं और हमको करने में कोई आपत्ति नहीं होती, ये हम करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन फॉल्स नैरेटिव को बंगाल की जनता ने निगेट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए आप ऐसे जितने भी आरोप लगाने चाहे आप लगाइए। और मैं आपको बताऊं, ये सब आरोप किसी में भी कोई कंटेंट या कोई गहरापन नहीं है। ये देखिए, एक मुख्यमंत्री के द्वारा कहना भारी लोग आ रहे हैं, ये भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार है क्या? एक 10 साल तक संवैधानिक पद पर रहने वाली महिला नेत्री इस तरीके के शब्दों का शब्दावली कहती है, आप पूछते नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ये उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी सोच के बारे में बहुत दूर तक इंगित करता है। एक आप लोगों पे आरोप है कि आप कॉम्युनल एजेंडे के ऊपर पूरे इलेक्शन को लेके गए हैं। हालांकि हरे रामा हरे कृष्णा भी हो रहा है इस चुनाव में, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ भी हो रहा है, लेकिन जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। 10 साल तो आपने विसर्जन को रोका दुर्गा पूजा के, 10 साल तो आपने सरस्वती पूजा नहीं होने दी। इस बार टीएमसी के सभी नेताओं को सरस्वती पूजा क्यों मनाना पड़ा? क्यों घंटी बजानी पड़ी? क्यों चंडी पाठ करना पड़ा, वो भी 2021 में आकर के? इसलिए कि बंगाल की जनता ने इस बात को समझ लिया कि आपने कम्युनल एंगल चलाया और उसके कारण लोगों ने अपने तरीके से, आज जो आपके टेप्स रूप्स आए हैं वो बाहर क्लब हाउस के, उसमें वो बता रहे हैं कि 10 साल से तो हम तुष्टीकरण करते रहे। अब जो बात आपने जय श्री राम की कही, देखिए, जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे? किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना? बंगाल के लोगों का आप स्पिरिट जानते हैं। वो टीएमसी का तो आरोप रहता है, ये तो लेफ्ट का भी आरोप है कि बंगाल का कल्चर कम्युनल एजेंडे के साथ नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है। ये तो हम बोलते हैं, उन्होंने तो 2021 में बोलना शुरू किया है, और वो इसलिए बोलना शुरू किया है क्योंकि चुनाव में शेष हो गए। जी, एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बंगाल के लिए बोला जाता है कि एक भद्र लोग है, लेकिन बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा दीदी ओ दीदी, जो कि बीजेपी के कैडर में एक बड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ने उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ममता जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्दावली प्रयोग की है, ये हम आपको ऑन एयर नहीं सुना सकते।
नहीं, मैंने उसको ठीक सुना है। है। ममता जी ने जो शब्दावली अमित शाह जी के लिए कही है, वो शब्दावली हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मुझे तो अलंकारों से भर दिया है जी, जब आप पे हमला हुआ था तब और उसके बाद भी। हमारे नाम के साथ कितने अलंकार लगे। ये हमको संस्कृति समझा रही है, इनसे हमने संस्कृति समझनी है। प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे शब्दों में दीदी, ओ दीदी, ये उनको निवेदन कर रहे हैं। पर वो कह रही है कि ये चिढ़ाने के लिए सब कुछ चीजें। भाई आप हर एक तरीके के अपशब्द बोले वो आपको वो मंजूर, और हम आपको आदर सूचक तरीके से बोलें तो भी आपको नामंजूर। यही मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व का असल परीक्षा तो अब आई है, और यहां पर मुझे दिख रहा है कि ममता जी की बौखलाहट, अ लीडर इन क्राइसिस, इस पता चलता है कि वो लीडर है कि नहीं है, और ये सारी चीजें सामने आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे और थे वो उनको दूसरी दिख रहा है। सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, जी। लेकिन नंदीग्राम से हार रही है ये तय है। मैं व्यूअर्स को बता देता हूं कि क्लब हाउस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है, और वहां पर ममता बनर्जी के जो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? उनका ये कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो नहीं, जो ये क्लब हाउस की चर्चा आई है, जी, चैट जी। आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं, और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है, और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी वो यशस्वी पर उन्होंने होगी। बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट आनी, पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। जी, लेकिन उन्होंने ही एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, उन्होंने बोला था कि बीजेपी 100 से ज्यादा आंकड़ा की सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी, नहीं तो मैं ये पूरा कार्यक्रम छोड़ दूंगा, मतलब मैं किसी को चुनाव नहीं लड़वाऊंगा। देखिए, ऐसा होता है, बहुत से पंडित, बहुत से लोग चुनाव में बहुत सी बातें कहते हैं। प्रशांत किशोर तो बीजेपी के साथ भी रहे। हम सबको नमस्कार करते हैं, जी। सबको आदर देते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जो हम कहते हैं वो होता है, वो हम, और 2 तारीख को वही होगा, वो हम कह सकते हैं। क्या आपको लगता और है? हमारा कहना ये है कि हम जनता की आवाज को पहचान करके बोलते हैं। मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि नड्डा जी आप भी इसका स्पष्ट जवाब देंगे। इन ऑडियो टेप में पोलराइजेशन की बात है, हालांकि उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी के साथ एक सवाल पूछता हूं, क्या बंगाल में बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन कराने में कामयाब रही है? देखिए, हमारा मत बड़ा स्पष्ट है, और मैं कोई अस्पष्ट शब्दों में नहीं कह रहा हूं। जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, तमन्ना है, इच्छा है, और हम उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, स्वच्छ भारत अभियान चला, 11 करोड़ 70 लाख टॉयलेट्स बने, हमने कभी किसी का मजहब पूछा? हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, हमने किसी का मजहब पूछा? उजाला में हम 8 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, हमने किसी का मजहब पूछा? हम सौभाग्य योजना में 2 करोड़ से 56 लाख के आसपास हाउस होल्ड को हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हमने किसी से मजहब पूछा या मजहब के आधार पर किसी का भेदभाव हुआ है? लेकिन जब आपकी रैलियों में जय श्री राम के नारे लगते हैं, मैं कह रहा हूं, जय श्री राम का नारा काउंटर विकास का, परिवर्तन का पर्यायवाची है। वह परिवर्तन, औसोल परिवर्तन का रास्ता है, और उससे ममता जी जितनी चिढ़ी है उसके कारण लोगों को यह लगा है कि यही रास्ता है, और हम डेवलपमेंट, विकास का नारा है वो। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक अपने कार्यक्रम, अपनी एक रैली में बोला कि ममता जी ने जो, और दूसरी बात, जी 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 तुष्टीकरण जी हमारा मुद्दा है, तुष्टीकरण के विषय को हमने लोगों के सामने रखा है जी, और प्रशांत किशोर ने खुद ही मान लिया
उनके क्लब हाउस के चैट में ये साफ आया है कि 20 साल से यही हम करते रहे हैं। तो करते रहे तो जनता आपके समझ में आ गया, जनता के समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे होगा? लेकिन ममता जी ने तो अपने एक रैली में बोला कि फुरफुरा शरीफ जो कि जिसका कांग्रेस के साथ अलायंस है और असउद्दीन ओवैसी, उनको वोट डाल के बर्बाद ना करे माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो हमारे पक्ष में वोट डाले, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में टिप्पणी करी कि अगर हम ऐसी बात कभी कर देते तो हमारे बाल नोच लिए जाते। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को वो वोट चाहिए ही नहीं है? वो जो 30%, क्योंकि सबकी नजर है उस वोट पे, ममता जी की भी नजर है, कांग्रेस लेफ्ट अलायंस की भी नजर है, ओवैसी साहब की भी नजर है, लेकिन बीजेपी को वो 30% वोट चाहिए नहीं बंगाल के। ऐसा नहीं, सबकी नजर इस बात की है कि सोसाइटी के फैब्रिक को डिस्टर्ब करो, उसको ब्रेक करो और वोट बैंक की राजनीति पर अपने आप को कंसोलिडेट करो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। हम सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। माइंड गेम इस समय बीजेपी इस चुनाव, बंगाल के चुनाव में जबरदस्त तरीके से खेल रही है। वो हर राउंड से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हर राउंड के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें बताने की कोशिश करते हैं हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। इसको लेकर आप क्या करते हैं? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि एक प्रेशर टैक्टिक्स है आपकी ये। नहीं, हमेशा हम चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं। ये कोई हम बंगाल में नया कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। हम हर एक जगह, गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब जिम्मेवारी से बात करनी है तो जिम्मेवार व्यक्ति ही कहेगा ना, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? आप भी कीजिए ना कॉन्फ्रेंस और आप बताइए ना कि मैं इतनी वोट ले रहे हैं, लोग हंसेंगे। हम कोई फैक्चुअल बात नहीं बोल रहे हैं क्या? और अगर ये चौथा चरण हो गया, कल हम असेसमेंट करेंगे, एक असेसमेंट और सीधे हम आगे बढ़ेंगे। आप ममता बनर्जी पे हर तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी कि देखिए सब सारे पूरे विपक्ष को कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए। देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स है, माइंड गेम है। देखिए, ये ममता जी के खिलाफ नहीं है, ये जो उन्होंने बंगाल को बनाया है तस्वीर जी, उसके खिलाफ है। और उसके नेतृत्व ममता जी कर रही है, इसलिए ममता जी का नाम आता है। क्या आप बताइए, सबसे ज्यादा एसेट अटैक बंगाल में है, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में है, सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में हैं। सारी इंडस्ट्री वहां से छोड़कर चली आई। इस विषय को हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भारत का ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 76 लाख किसानों से वंचित हैं, ये विषय हम कैसे छोड़ देंगे? लगभग 4 करोड़ 35 लाख लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिलना है। क्या गलती की है बंगाल की जनता ने?